ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड पर बड़े एक्शन की तैयारी को लेकर खबरें हैं, जहां फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन IRG को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है। कौन बात कर रहा है? ये नेतन्याहू की जो देखिए, यूरोपियन यूनियन क्या ईरान के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस बीच एक और बड़ी खबर, ड्रोन फैक्ट्री पर हमले को लेकर ईरान सरकार का बड़ा दावा। धमाके में ड्रोन फैक्ट्री को नहीं पहुंचा नुकसान। ये ईरान सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा, फैक्ट्री की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया ने भी फैक्ट्री में हुए नुकसान को दिखाया है। ईरानी मीडिया ने हमले के लिए इस्तेमाल विस्फोटक को भी दिखाया है, उसके बारे में बताया है। लेकिन ईरान का जो आधिकारिक वक्तव्य है, जो बयान है, उसमें कहा गया है कि ये हमले नाकामयाब साबित हुए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हमलों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। अभी ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही वो हम आपको बता रहे थे। सीरिया की मीडिया ने भी इनिशियली ये कहा कि इजराइल की तरफ से ये हमले हुए हैं। तो अभी तक जो जानकारी मीडिया के हवाले से आ रही है वो क्या क्या है, इसमें दावे क्या क्या हैं और उन दावों में क्या सच्चाई लगती है, इसको भी हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ईरान में ड्रोन अटैक पर वर्ल्ड रिपोर्ट, इस्फहान की फैक्ट्री की छत पर हमले के सबूत दिखे हैं। ये रिपोर्ट्स में बातें सामने आ रही है। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, नुकसान की जांच जारी है। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर किसी का नाम अभी नहीं लिया है और ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान की ये चुप्पी क्यों है। ईरानी नेता ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है, ये अभी सिर्फ आरोप के रूप में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल ने यह हमला किया है। अब देखिए, इजराइल का नाम तो कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है। ईरान ने फैक्ट्री पर हमले को कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। अमेरिका ने भी हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया है, खुद को अलग कर लिया है। रूस को ड्रोन सप्लाई करने से पश्चिमी देश काफी नाराज चल रहे थे और क्या ये उसी का एक इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कैप्टन श्याम, सवाल यहीं पे घूम फिर के आता है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्या उसका कोई शैडो है? ये जो रेगुलर अटैक हुए हैं ईरान में, शैडो वार की बात कर रहे थे हम। तो ईरान इस बीच में हमेशा से इन घटनाओं में हमेशा से घिरा रहा है कि ईरान अपने आप को एक अपनी वजूद, अपना वर्चस्व काबिल दिखाने के लिए अपने को उसने रशिया के साथ अलाइनमेंट की है। और ये जो वार यूक्रेन के और रशिया के बीच जो चल रही है उसमें उसने अपने आप को उभारा है। उसकी अपनी क्षमता, अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, मिसाइल बिल्डिंग प्रोग्राम बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा, और इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। देखिए 2015 में एक सैंक्शन मैं सर इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कर लूं, क्या ये स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी गई है? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल। देखिए, थोड़ा थोड़ा तो आवाज जरूर है कि कहीं ना कहीं वो एक नया फ्रंट खोल के डाइवर्जेंस भी दे रहे हैं और ताकि बातें इधर से उधर हो रही हैं। एक वॉर फ्रंट जो रशिया में खुला हुआ है उसके साथ दूसरा खोल के वो रशिया पर एक तरह से इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहे हैं कि उनकी जो कोई भी मदद करेगा उसको हम तोड़ देंगे। तो ये भी एक मैसेज जा रहा है अमेरिका की तरफ से और एक इजराइल के संबंध ठीक है। लेकिन ब्रजेश जी, इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्योंकि ईरान वो मुल्क है जो मिडिल ईस्ट में इकलौता ऐसा मुल्क माना जाता है जो अमेरिका से आंखें मिलाकर बात करता है, अमेरिका को चुनौती देता है, इजराइल को चुनौती देता है। ईरान पर अगर हमला होता है तो इसका जवाब ईरान की तरफ से क्या दिया जा सकता है? क्या ईरान की संप्रभुता पर यह सीधे अटैक नहीं माना जाएगा? ईरान की चुप्पी इस विषय पे जी बहुत कुछ कहती है या ना कहती है, तो उसके पहले कुछ प्रिजम्पशन करना भी एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। लेकिन ये तो हम जरूर कह सकते हैं, ये ईरान का जो स्ट्रेंथ है या ईरान की जो हम फ्रंट की बात कर रहे हैं, इसका लिंकेजेस यूक्रेन रशिया वॉर के साथ संभव होना ज्यादा है बनिस्पति की पुराने इजराइल के साथ संबंध, या फिर आप जो यमन में लड़ाई चल रही है तो उसके ऊपर इसका ज़्यादा हम हिस्सा उसका मानते हैं। और ये कहानी ज़रूर है कि ये साइड शो है, मेन शो तो वहाँ चल ही रहा है,
You मतलब can- अभी इन हमलों के पीछे का ट्रिगर पॉइंट जो है वो रूस को ड्रोन्स की सप्लाई ईरान की तरफ से, ये मानते हैं आप? वो सिंपलिस्टिक है, वो एक जरूर है, या फिर सर, साथ साथ कई साथ हम मैसेजिंग करते हैं एक या फिर एक्शन सर- के द्वारा फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर। या फिर ये है कि जो भी रशियन सपोर्टर कंट्रीज हैं उनको मल्टी कट्स दे दीजिए, वो ब्लीड करते रहेंगे। मतलब चाइना के पास भी एक टेंशन है, ईरान के पास भी एक टेंशन है। ये देखिए, वॉर एक बड़ी विचित्र सी चीज है, ये 360 डिग्री में लड़ा जाता है। हाँ जी। कहते कुछ हैं, बोलते कुछ है, यहाँ लेकिन- कुछ करते हैं। आप अभी देखें मिडिल ईस्ट का कहानी क्या है, इजराइल, यूएई, इंडिया, यूरोप दोस्त बन रहे हैं। Exactly. तो ये जो पहलू है चलता रहता है, टैक्टिकल इन नेचर है, जहां तक फायदा हो, सपोर्ट हो, टैक्टिकल लेवल पे या मिमी लेवल पे चल पड़ता सर है। लेकिन मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका जाहिर सी बात है कोई जोखिम उठाना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बड़े ऑल्टरनेट के तौर पर जहां तक ऑयल की बात आती है, कल भी समीर हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर ऑयल का खेल वहां पर अमेरिका की नजर हमेशा रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं 3 बुलेट पॉइंट्स कहूंगा इस पूरे खेल में। पहली बात ये टेंशन है क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर और रशिया को ड्रोन्स दोनों बराबर चिंता हाई हो रही है। 1 सेकेंड, बाय द वे, ईरान का ड्रोन प्रोग्राम बड़ा एडवांस्ड है। ये लोग ताजिकिस्तान में एक फैक्ट्री बना रहे हैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि वहां पर अटैक ना हो, बाय द वे। तीसरी बात, ये जो डायमेंशंस अभी नया वॉर फ्रंट की आप बात कर रही है ना, ये और बढ़ेगा क्योंकि इजराइल की जो नई सरकार आई है नेतन्याहू की, ये बहुत ज्यादा हार्डलाइनर, ऑलमोस्ट फैसिस्ट सरकार है। आई हैव नो डाउट्स इन सेइंग दैट। ये अल्ट्रा राइट सपोर्टेड है। कल ही इन्होंने कहा कि हम सेटलमेंट्स में अपनी पूरी वो बढ़ाएंगे। तो नेतन्याहू एंड इजरायली गवर्नमेंट जो फिलहाल की है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी। ठीक है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।